हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 24 के विषय में बात करेंगे, जिसमें हम विटामिन्स देखेंगे। क्या आते ही है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो अपन देखेंगे। तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, आपको भी पता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो पहला है विटामिन B1, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। नेम क्या है, थाइमीन है इसका केमिकल नेम। स्रोतस क्या है, कहाँ कहाँ से पाया जाता है, तो अनाज, फलियाँ, दूध, मांस, अंडे और यकृत, इन ये जो है इसके मेनली जो है सोर्स है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी और पॉलीन्यूट्राइटिस होते हैं। तो पॉलीन्यूट्राइटिस और बेरी ये क्या है, विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2। विटामिन जी भी बोला जाता है इसे, तो विटामिन B2 जिसे विटामिन जी भी बोलते हैं। केमिकल नेम क्या है, तो राइबोफ्लोविन, ठीक है। सोर्स क्या है इसका, तो पनीर, अंडे, यीस्ट और यकृत मांस, ये इसके सोर्स हैं। तो पनीर, अंडे, यीस्ट, यकृत मांस ये इसके सोर्स हैं। इसके कमी की वजह से क्या होते हैं, तो चिलियोसिस होते हैं, ठीक है। चिलियोसिस हो गया, एंगुलर स्टोमाटाइटिस होते हैं। तो चिलियोसिस और एंगुलर स्टोमाटाइटिस ये जो है इसके कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो विटामिन है वो कौन सा है, तो नेक्स्ट आपका विटामिन है वो है आपका हाँ, नेक्स्ट विटामिन है आपका B3, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंटी डर्मेटाइटिक फैक्टर भी बोला जाता है। तो B3 जिसे एंटी डर्मेटाइटिक फैक्टर भी बोलते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका, निकोटेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सोर्स क्या है इसका, तो आपका यकृत, वृक्क, यीस्ट और अंडे ये इसके सोर्स है। तो यकृत, वृक्क, यीस्ट और अंडे ये इसके सोर्स हैं। बात करें किसमें पाया जाता है, तो 3D डर्मेटाइटिस, सॉरी इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो 3D डर्मेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, डिमेंटिया हो गया, ठीक है, डिमेंशिया हो गया, ये सभी होते हैं। तो 3D डर्मेटाइटिस मतलब 3D सॉरी ये 3D डर्मेटाइटिस नहीं है, 3D होगा। 3D से क्या है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, ठीक है, ये तीन चीज़ें होगी, 3D होते हैं B3 की कमी की वजह से। फिर है B5, तो इसे क्या बोलते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी बोलते हैं। तो पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी बोला जाता है। पेंटेथोनिक एसिड इसका केमिकल नेम है। सोर्स है इसका यकृत, वृक्क, दूध, यीस्ट, अंडे, मूंगफली। यकृत, वृक्क, दूध, यीस्ट, अंडे और मूंगफली ये इसके सोर्स है। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है, ठीक है। जीवा व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ने लगते हैं। तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6। तो विटामिन B6 का जो सोर्स है वो क्या है, पैराडॉक्सिन। तो सोर्स क्या है, पैराडॉक्सिन, कहाँ पे पाया जाता है, तो सॉरी सोर्स बोलता हूँ, केमिकल नेम क्या है, पैराडॉक्सिन। सोर्स क्या है, तो यीस्ट, यकृत, वृक्क, मांस, मछली और ब्रेड में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, तो माइक्रोलैटिक एनीमिया होता है। तो माइक्रोलैटिक एनीमिया जो है वो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसे विटामिन एच भी बोला जाता है। तो विटामिन B7 जिसे विटामिन एच भी बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, तो बायोटीन बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं, बायोटीन। इसमें पाया जाता है, तो यकृत, यीस्ट, वृक्क, अंडपीतक और दाल में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, तो डर्मेटाइटिस होता है, वो बालों का झड़ना, ये जो है बायोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B9, ठीक है, जिसे विटामिन के एम भी बोला जाता है। तो विटामिन B9 जिसे विटामिन एम भी बोला जाता है। केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। क्या नेम है, केमिकल नेम फॉलिक एसिड। इसके सोर्स क्या हैं, तो वृक्क हो गया, यकृत हो गया, मशरूम हो गया, सोयाबीन का गेहूँ हो गया, सोयाबीन हो गया, गेहूँ हो गया, ये सभी इसके सोर्स है। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12, ठीक है। इसे और क्या बोला जाता है, इरेंथ्रोसाइट, माल न्यूट्रिशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो विटामिन B12 को इरेंथ्रोसाइट, माल न्यूट्रिशन फैक्टर भी बोला जाता है। केमिकल क्या है, तो सिंकोबल यानी एमीन, एमिने भी बोलते हैं। तो सिंकोबल एमिनी भी बोला जाता है, ठीक है।
सोर्स क्या है, तो यकृत, अंडे, मांस, दूध। तो यकृत, अंडे, मांस, दूध ये इसके सोर्स हैं। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी के केमिकल नेम है एस्कर्बिक एसिड। सोर्स क्या है, तो नींबू, आंवला, हरी मिर्च, फल, मटर, ठीक है, ये सभी इसके सोर्स हैं। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होते हैं। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो ये सभी थे आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। नाउ अपन अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो पहला है आपका विटामिन ए। विटामिन ए को और क्या कहा जाता है, एंटी जीरोप्थाल्मिक भी बोला जाता है। तो एंटी जीरोप्थाल्मिक भी बोलते हैं विटामिन ए को। केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनॉल बोलते हैं। ये एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोलते हैं। तो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन ये रेटिनॉल, ये इसका केमिकल नेम है। सोर्स क्या है, तो दूध, अंडे, मक्खन, मछली का तेल, यकृत, गाजर, समुद्री शैवाल, ये सभी इसके सोर्स हैं। तो दूध, अंडा, मक्खन, मछली का तेल, यकृत, गाजर, समुद्री शैवाल, ये इसके सोर्स हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो केराटो मलेशिया होता है। तो केराटो मलेशिया हो गया, जीरोप्थोल्मिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। और आपका क्या होता है, टूड स्किन होता है, टोड स्किन हो गया, बिटाट स्पॉट होते हैं। तो बिटॉट स्पॉट ये सभी इसके कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसे अपन और क्या कहते हैं, सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को और किस नाम से जाना जाता है, सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल या एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। तो कैल्सीफेरॉल या एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोला जाता है। सोर्स क्या है, तो मछली का तेल हो गया, दूध, मक्खन, त्वचा में यूवी विकिरणों द्वारा संश्लेषण, ठीक है। तो ये जो है इसका सोर्स है। इसकी कमी से क्या होगा, तो मेन कॉमन है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया होगा, टिटेनी होता है, डेंटल कैरेसिस होता है। तो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, टिटेनी, डेंटल कैरेसिस ये इसके कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई को और क्या बोले जाते हैं, टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। सोर्स क्या है, तो हरी पत्तियाँ, गेहूँ, अंडे की जर्दी। तो हरी पत्तियाँ, गेहूँ, अंडे की जर्दी ये इसका सोर्स है। स्टेरिलिटी में इसका यूज़ कर सॉरी इसकी कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी होता है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन ई के, जिसे एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। नेप्थो केमिकल नेम क्या है, तो नेप्थोक्वेमोन, ठीक है, इसका केमिकल नेम है। पाया किसमें जाता है, तो अंडे, यकृत, पनीर, हरी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, तो हाइपोथ्रोम थ्रेम्बो थ्रेम्बोनीमिया होता है, ठीक है। तो हाइपोथ्रेम्बोनीमिया होता है, यानी कि रक्त का स्कंद, यानी कि क्लॉट जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि शस्त्र ज्ञान के उपाय बताए गए। तो शस्त्र ज्ञान के कितने उपाय बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए हैं। कौन से सॉरी चरक ने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं, अध्ययन, अध्यापन और तद्विसंभाषा। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, तो 4 बताए हैं, सतत अध्ययन, परतंत्र अवलोकन, वाद विवाद, तद्विदाचार्य सेवा, ठीक है। तो सतत अध्ययन, पर परतंत्र अवलोकन, वाद विवाद, तद्विदाचार्य सेवा ये सुश्रुत ने बताया। फिर तद्वित संभाषा के भेद के विषय में बात करें तो 2 बताए गए तद्वित संभाषा के भेद। एक होता है संधाय संभाषा जो अनुलोम विधि से होता है, एक होता है विग्रह संभाषा जो प्रति पक्षी के साथ होता है। तो एक संधाय जो तद्वित संभाषा है उसके 2 भेद हैं, संधाय संभाषा और विग्रह संभाषा। संधाय संभाषा जो है अनुलोम विधि से होता है और विग्रह संभाषा प्रतिपक्षी के साथ होता है। फिर जलपक के गुण 5 बताए गए हैं। कौन से जलपक के 5 गुण, तद्यथा श्रित विज्ञान धारण प्रतिमान वचन शक्ति थी, ठीक है। तो कौन से हैं, तो श्रित विज्ञान धारण प्रतिमान वचन शक्ति ये जलपक के 5 गुण हैं। श्रुत, विज्ञान, धारण, प्रतिभावान और वचन शक्ति। फिर जलपक के दोष 5 बताए गए। तो जलपक के 5 दोष कौन से हैं, तद्यथा कोपनत्व, अवैशज्ञ, भीरुत्वम, धारण मन, वाहित्वमिति, ठीक है। तो क्रोधी होते हैं, शास्त्र ज्ञान न हो, भयभीत हो, धारण शक्ति न हो और असावधान रहना। तो क्रोधी हो, ठीक है, शस्त्र ज्ञान न हो, भयभीत होना, धारण शक्ति न होना, असावधान रहना, ये 5 जो है आपके जलपक के दोष हैं।
फिर प्रतिपक्षी के 3 प्रकार बताए गए। तो प्रतिपक्षी के 3 प्रकार हैं। तत्र विधि पर संपद्यते, प्रवर, प्रत्यावर, समो व गुण विनिक्षेपता। ठीक है, तो प्रतिपक्षी के 3 प्रकार हैं। प्रवर मतलब अपने से श्रेष्ठ, प्रत्यावर यानी कि अपने से दुर्बल, और सम यानी कि अपने समक्ष। ये प्रतिपक्षी के 3 प्रकार हैं। फिर परिच्छेद के जो भेद हैं, तो परिच्छेद के 2 भेद बताए गए। कौन से हैं? तो परिशस्तु खलु द्विधा। कौन से हैं? पहला है ज्ञानवती और दूसरा है मूढ़ परिपच्च। तो ज्ञानवती और मूढ़ परिपच्च। फिर हेतु के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं? तो हेतु के 4 प्रकार हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिह, औषम्य। तो हेतु के 4 प्रकार हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिह, औषम्य। सिद्धांत के 4 प्रकार हैं। कौन सा? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगमन। तो सिद्धांत के 4 प्रकार हैं। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगमन। शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन सा? दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो शब्द के 4 प्रकार हैं। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। वाक्य दोष के 5 प्रकार हैं। न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थ दोष, ठीक है, अपरर्थक और विरुद्ध। तो वाक्य दोष 5 प्रकार के हैं। न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक, अपरर्थक, विरुद्ध। छाल के 2 प्रकार हैं। वाक छाल, सामान्य छाल। छाल के 2 प्रकार हैं। वाक छाल, समान छाल। अहेतु के 3 प्रकार हैं। प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम। तो अहेतु के 3 प्रकार हैं। प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम। निग्रह स्थान जो है उसके विषय में बताए हैं। निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति। तो 3 और 12 बताए गए हैं। फिर सार परीक्षा 8 प्रकार का होता है। तो चरक ने 8 प्रकार के सार परीक्षा बताए हैं। त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। तो सार परीक्षा चरक ने 8 प्रकार बताए हैं। त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। 9 जो है वो 9वां जो है वो कश्यप ने माना है ओज सार। सहनन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सुसहत, मध्यम, असंगठित। तो सहनन 3 प्रकार का होता है। सुसहत, मध्यम और असंगठित। वो यहाँ पे मैं कवर करूँगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि हृदरोग का कारण क्या है, तो याद रख लें हृदरोग का कारण है रसदुष्टि। हृदरोग का कारण क्या है? रसदुष्टि। इसी प्रकार उल्वक रोग की तुलना किससे की गई है? तो उल्वक रोग की जो तुलना है एस्पिरेशन निमोनिया से किया गया है। ठीक है, उल्व किसे बोलते हैं? तो वर्निकेसियोसा को उल्व बोला जाता है। फिर बात करते हैं त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा में वांगभट ने क्या बताया है? तो वांगभट के अनुसार है दर्शन स्पर्शन प्रश्नश्च प्रश्ने परीक्षेते चरोगिणम। ठीक है, तो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न ये वांगभट ने बोला है त्रिविध परीक्षा। तो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न ये वांगभट ने बोला है त्रिविध परीक्षा। जबकि चरक ने बोले हैं कि दर्शन, प्रश्न, स्पर्श परीक्षा त्रिविध स्मृता। ठीक है, तो दर्शन, प्रश्न, स्पर्शम, तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ये पूछा जाता है। कि दर्शन, प्रश्न, स्पर्श ये किसने बताया है? चरक ने बताया है। और दर्शन, प्रश्न, स्पर्शन ये चरक ने बताया। और दर्शन, स्पर्श, प्रश्न ये वांगभट ने बताया। तो ये चीज याद रखना। फिर चतुर्विध परीक्षा। तो चतुर्विध परीक्षा में बताया है चरक ने चतुर्विध परीक्षा बताया है। इन्होंने चतुर्विध परीक्षा में आप्तोदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति बताया है। तो चतुर्विध परीक्षा किसने बताया है? चरक ने बताया है। ठीक है, इन्होंने आप्तोदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान तथा युक्ति बताया है। भाव प्रकाश ने चतुर्विध परीक्षा में नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा बताया है। तो भाव प्रकाश ने चतुर्विध परीक्षा में नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा बताया है। नेक्स्ट है आपका फिर षड्विध परीक्षा। तो षड्विध परीक्षा का वर्णन सुश्रुत ने किया है। षड्विध परीक्षा में क्या बोला है इन्होंने? तो षड्विधो रोगाणाम विज्ञानोपाय तद्यथा पंचभी स्रोतदिभि प्रश्नेन चेति। ठीक है, तो क्या है आपके 5 कौन सा हो जाएंगे? तो आपके ऊपर के जो 4 हैं वो हो जाएंगे। इसके अलावा स्रोतदिभि प्रश्नेन चेति। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर अष्टविध परीक्षा का जो वर्णन है वो योग रत्नाकर ने किया है। तो अष्टविध परीक्षा का वर्णन किसने किया है ये पूछा जाता है, तो योग रत्नाकर ने किया है। तो रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान अष्टे परीक्षते नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति। कौन सा है? नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक् यानी कि नेत्र और आकृति ये जो है अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर है 10वीं परीक्षा। 10वीं परीक्षा का जो वर्णन है वो किसने किया है? चरक ने किया है। तो 10वीं परीक्षा का वर्णन किसने किया है?
चरक ने किया है। कौन से आते हैं 10वीं परीक्षा में? तो प्रकृति विकृति, सार सहनन, प्रमाण सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति तथा व्यय परीक्षा, ये 10वीं परीक्षा कहलाते हैं। तो प्रकृति विकृति, सार सहनन, प्रमाण सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति तथा व्यय परीक्षा, ये जो है 10वीं परीक्षा है। फिर यहाँ पे बताया गया तैल बिंदु मूत्र परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। तो तैल बिंदु मूत्र परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। वांग भट्ट ने क्या बोला है? तो वांग भट्ट ने यहाँ पे बोला है रोगा सर्वेष्वपि मंदय अग्नय, यह कथन किसका है? तो रोगा सर्वेष्वपि मंदय अग्नव, यह कथन वांग भट्ट का है। फिर षट क्रियाकाल सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 21 व्रण प्रश्नीय अध्याय में वर्णित है। ठीक है, तो व्रण प्रश्नीय अध्याय में इसका रेफरेंस पूछा जाता है षट क्रियाकाल का, तो सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 21 व्रण प्रश्नीय अध्याय में है। फिर इसके अलावा वृहणीय चिकित्सा भी समन चिकित्सा है, ये किसका कथन है? तो ये वांग भट्ट का कथन है। तो वृहणीय चिकित्सा भी समन चिकित्सा, ये किसका कथन है? वांग भट्ट का कथन है। फिर कश्यप आम को भी कफजननात्मक विकार मानते हैं। तो कश्यप क्या है? आम को भी कफजननात्मक विकार मानते हैं, ये चीज याद रखना है। फिर है प्रतिशैवकाश में किस धातु की दृष्टि होती है? तो प्रतिशैवकाश में रस धातु की दृष्टि होती है। नेक्स्ट है आपका रक्त पित्त में किस पित्त की दृष्टि होती है? तो रक्त पित्त में रंजक पित्त की दृष्टि होती है। तो रक्त पित्त में किसकी दृष्टि होती है? रंजक पित्त की। फिर पांडु में किस पित्त की दृष्टि होती है? साधक पित्त की दृष्टि होती है। तो पांडु में किसकी दृष्टि होती है? साधक पित्त की। देवनागरी में क का अर्थ जल, ख का अर्थ आकाश और च का अर्थ पित्त से लिया गया है। तो देवनागरी में क का अर्थ जल, ख का अर्थ आकाश, च का अर्थ पित्त से लिया गया है, तो ये चीज याद रखना। फिर क्षत क्षीण और वात व्याधि के पूर्व रूप वर्णित नहीं है। तो क्षत क्षीण और वात व्याधि के पूर्व रूप जो है उसका वर्णन नहीं किया गया है। जैसे कि पूर्व रूप में बात करें तो यहाँ पे क्षत क्षीण का पूर्व रूप है अव्यक्त लक्षण तस्य पूर्व रूपम इति स्मृता। ठीक है, तो यहाँ पे तस्य जब आ जा रहे हैं, एक वचन जब आ जा रहे हैं तो ये क्षत क्षीण का है, जबकि यहाँ पे अव्यक्त लक्षण तेसा पूर्व रूपम स्मृता, ये वात व्याधि का है। यानी कि तेसा बहुवचन जब आ जा रहे हैं तो वो क्या है? वात व्याधि का है। तो ये चीज ध्यान में रखना। चरक संहिता में गुल्म चिकित्सा प्रकरण में धन्वंतरी संप्रदा का उल्लेख है। तो चरक संहिता में गुल्म प्रकरण में गुल्म की चिकित्सा में धन्वंतरी संप्रदा का उल्लेख है। फिर पित्तज गुल्म में शस्त्र कर्म के विषय में बताया गया। तो पित्तज गुल्म में शस्त्र कर्म बताया तत्र धन्वंतर्याणाम अधिकारी क्रिया विधि। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। फिर कफज गुल्म में अग्नि व क्षार कर्म करना चाहिए। तो कफज गुल्म में क्या बोला है? अग्नि व क्षार कर्म के विषय में होता है दाहे धन्वंतराणाम आत्रपि भीषज बलम क्षार प्रयोग भीषज क्षार तंत्र विदम बलम। ठीक है, आर्तव को अष्टम धातु माना है। ठीक है, भाव प्रकाश ने। तो आर्तव को अष्टम धातु किसने माना है? तो भाव प्रकाश ने माना है। ओज को अष्टम धातु किसने माना है? चक्रपाणी ने। तो ओज को अष्टम धातु किसने माना है? चक्रपाणी ने। हेम चूर्ण का प्रयोग विषणार्थ बताया है चरक ने। तो हेम चूर्ण का प्रयोग विषणार्थ बताया है चरक ने। फिर मुक्ताग्य चूर्ण का रोगाधिकार है श्वास। तो मुक्ताग्य चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? श्वास है। रस शास्त्र में मंत्र का संबंध ब्रह्मा से है एवं तंत्र का संबंध किससे है? शिव से है। तो रस शास्त्र में ब्रह्म का संबंध रस शास्त्र में मंत्र का संबंध ब्रह्मा से और तंत्र का संबंध शिव से। अग्नि और शुक्र की रक्षा का निर्देश दिया है योग रत्नाकर ने। तो अग्नि और शुक्र की रक्षा का निर्देश किसने दिया है? योग रत्नाकर ने। योग रत्नाकर ने यहाँ पे बताया है अग्निमूलम बल पुष्यरेतो मूलम च जीवितम तस्मात सर्वयत्ने वही शुक्र रक्षेत। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वित्र में लेपन के विषय। यहाँ पे नेक्स्ट आपका बताया है शुक्रायतम बल पुंसा कथन है। ठीक है, तो शुक्रायता बल पुंसा, ये किसका कथन है? ये पूछा जाता है। तो शुक्रायता बल पुंसा, यह भैंसज रत्नावली का कथन है। फिर है गर्भ अस्थि भस्म का प्रयोग स्वित्र लेप में लेपनार्थ करते हैं। तो गर्भास्थि भस्म का प्रयोग किसमें करते हैं? तो स्वित्र में लेपनार्थ करते हैं। फिर गज अस्थि भस्म का प्रयोग किसमें करते हैं? तो गज अस्थि जो भस्म है उसका प्रयोग अर्श में लेपनार्थ करते हैं। तो गज अस्थि भस्म का प्रयोग अर्श में लेपनार्थ करते हैं। चरक ने ध्वजभंग का, सुश्रुत ने उपदंश का एवं भाव प्रकाश ने फिरंग रोग का वर्णन किया। तो चरक ने ध्वजभंग का, सुश्रुत ने उपदंश का और भाव प्रकाश ने फिरंग रोग का वर्णन किया। औपसर्गिक रोगों का वर्णन सुश्रुत ने, औपसर्गिक मेह का वर्णन भैंसज रत्नावली ने किया है। तो औपसर्गिक रोगों का वर्णन सुश्रुत ने, औपसर्गिक
मेह का वर्णन भैंसज रत्नवली ने किया है। बाह्य स्रोतों की मलायन की संज्ञा दी है, तो बाह्य स्रोतस को क्या है, मलायन की संज्ञा दी गई है। तो ये भी पूछा जाता है मलायन की संज्ञा किसे दी गई है, तो बाह्य स्रोतस को दिया गया है। ठीक है। अवर्चीन मतानुसार कुल पेशियों की संख्या कितनी है, तो 519। तो अवर्चीन मतानुसार कुल पेशियों की संख्या 519 है। अष्टांग हृदयकार ने मर्मों के 6 प्रकार बताए हैं। उन्होंने धमनी मर्म के अतिरिक्त मानते हुए मर्मों की संख्या 9 बताई है। तो अष्टांग हृदयकार ने मर्मों की 6 प्रकार बताए हैं। उन्होंने धमनी मर्म को अतिरिक्त मानते हुए मर्मों की संख्या 9 बताया है। नेक्स्ट है अब आपका अग्नि के भेद। तो अग्नि के भेद के विषय में बात करें तो चरक ने 13 प्रकार की अग्नि बताई है, जिसमें से 7 धात्वाग्नि है, ठीक है, 5 भूताग्नि है और 1 पाचाग्नि है। ये चरक और चक्रपाणी दोनों ने बोला है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं अग्नि के, पाचन अग्नि, पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, साधक अग्नि, आलोचक अग्नि और भ्राजक अग्नि। तो सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं अग्नि के, पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, साधक अग्नि, आलोचक अग्नि और भ्राजक अग्नि। सुश्रुत ने यहाँ पे बताया है न खलु पित्त व्यतिरेद कादन्ये अग्निरूप लभ्यते आग्नेयत्वम पीते। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार शरीर में पित्त के अलावा और कोई भी अग्नि नहीं होती। स्वर भेद जो है वो व्याधि का एक व्याधि एवं लक्षण दोनों है। स्वर भेद जो है वो आपका व्याधि भी है और लक्षण दोनों है। आत्मा के गुण के विषय में चरक ने आत्मा के 22 लक्षण या गुण बताए हैं। तो चरक ने आत्मा के 22 लक्षण या गुण बताए हैं। ठीक है, कौन से आप इसके बाद में यहाँ पे आपको वही जो लक्षण या गुण है वो बताए गए, प्राण अपान नियंत्रण, निमेष उन्मेष, जीवन, मन की गति, इंद्रियांतर, संचार, प्रेरण, धारण, स्वप्न में देशांत गमन, पंचत्व ग्रहण, एक नेत्र से देखी वस्तु को दूसरे नेत्र को देख कर पहचान लेना, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, धृति, स्मृति, चेतना, अहंकार, ये जो है बताया गया। फिर सुश्रुत ने आत्मा के 16 लक्षण या गुण बताए हैं। कौन से वो 16 लक्षण या गुण हैं, तो वो 16 लक्षण या गुण हैं आपके सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, प्राण अपान उन्मेष निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्वा अध्वास। ठीक है, ये बताया गया। अध्वास विषयोपलब्धि, अध्वास है विषयोपलब्धि, ये चीज ध्यान में रखना। फिर रोग दोष दुष्य अधिष्ठान व पीड़ा के विषय में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका वात रोग। वात रोग में दोष कौन से होता है, तो वात और रक्त होता है। तो वात रोग में दोष कौन से है, वात और रक्त। दुष्य कौन से है, तो त्वक, रक्त और मांस। तो दुष्य कौन से है, त्वक, रक्त और मांस। अधिष्ठान है त्वक, मांस और छोटी संधियां। तो अधिष्ठान है त्वक, मांस और छोटी संधियां। पीड़ा में बताया गया है आंखों विष समान पीड़ा होता है। तो पीड़ा क्या है, आंखों विष समान पीड़ा होता है। तो ये वात रक्त का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आम वात। तो आम वात में दोष होते हैं आम और वात। दुष्य है आपका रस। अधिष्ठान ने बताया कि शरीर की सभी छोटी एवं बड़ी अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो अधिष्ठान क्या है, शरीर की सभी छोटी एवं बड़ी अस्थियां। पीड़ा कैसे होते हैं, वृश्चिक दंश के समान पीड़ा होते हैं। तो वृश्चिक दंश के समान पीड़ा होता है। नेक्स्ट है उरु स्तंभ। तो उरु स्तंभ में दोष होता है त्रिदोष वाम। तो उरु स्तंभ में दोष होता है त्रिदोष वाम। दुष्य है मेद और अधिष्ठान है उरु। इसी प्रकार संधिवात में दोष होता है वात। दुष्य है संधि और अधिष्ठान है बड़ी संधियां। तो संधिवात में दोष होता है वात, दुष्य है संधि और अधिष्ठान है बड़ी संधियां। कौष्टुक शीर्षक। तो कौष्टुक शीर्षक में दोष होता है वात रक्त, दुष्य है रक्त और अधिष्ठान है जानु संधि। तो ये चीज ध्यान में रखना है। फिर स्नायुक रोग का सर्वप्रथम वर्णन किस मिलता है, वृद्धवांग में। तो स्नायुक रोग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वृद्ध माधव में, सॉरी वृंद माधव में। तो वृंद माधव में मिलता है। फिर स्नायुक रोग का सर्वप्रथम स्नायु रोग का स्वर्ण प्रथम वर्णन मिलता है भावप्रकाश में। और स्नायुक रोग का स्वर्ण प्रथम वृंद माधव में वर्णन मिलता है। स्नायु कृमि का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है सारंगधर में। तो स्नायु कृमि का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है सारंगधर में। कलियक शब्द का प्रयोग हुआ है अग्नाशय हेतु। तो कलियक जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है अग्नाशय हेतु। कालखंड शब्द का प्रयोग हुआ है यकृत हेतु। तो कालखंड शब्द का प्रयोग हुआ है यकृत हेतु। कश्यप ने सर्वप्रथम ओज को पंचरस कहा है। तो कश्यप ने सर्वप्रथम ओज को पंचरस कहा है। गर्भ पोषण के लिए मान्य न्याय है तो केदारी कुल्य न्याय है। तो गर्भ पोषण के लिए मान्य न्याय कौन सा है, केदारी कुल्य न्याय है। फिर है उरु स्तंभों को चरक ने कफजन्य और सुश्रुत ने वातजन्य माना है। तो उरु स्तंभों को चरक ने कफजन्य और सुश्रुत ने वातजन्य माना है। सारंगधर ने शुद्ध वायु को
विष्णुपदामृतम एवं अंबर पीयूष कहा है। तो सारंगधर ने शुद्ध वायु को विष्णुपदामृतम एवं अंबर पीयूष कहा है। अंबर पीयूष की तुलना कर सकते हैं ऑक्सीजन से। अंधपूतना ग्रह जो है वो सुश्रुत ने बताया, तो अंधपूतना ग्रह सुश्रुत ने बताया। दृष्टिपूतना ग्रह अष्टांग हृदय ने बताया, तो दृष्टिपूतना ग्रह अष्टांग हृदय ने बताया। गंधपूतना योग रत्नाकर ने बताया। सोम रोग के विषय में बात करें तो सोम रोग में पक्व कदली फल का प्रयोग सर्वप्रथम बताया भाव प्रकाश ने। तो सोम रोग में पक्व कदली फल का प्रयोग सर्वप्रथम बताया भाव प्रकाश ने। सोम रोग में बात करें तो कदली घृत का प्रयोग सर्वप्रथम बताया योग रत्नाकर ने। बिल्व फल हमेशा कच्चा, मूली में बाल मूली तथा हरितकी और द्राक्षा का फल हमेशा शुष्क अवस्था में लेना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है आपका सिरसम्बु रोग। तो सिरसम्बु रोग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है भैषज रत्नावली में। तो ये पूछा जाता है सिरसम्बु रोग का सर्वप्रथम वर्णन किससे मिलता है, तो भैषज रत्नावली में। फिर नाभि पाक और नाभि कुंडल का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है रस रत्न समुच्चय में। तो नाभि पाक और नाभि कुंडल का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है रस रत्न समुच्चय में। फिर है हारित ने अर्धचंद्रानन नामक शस्त्र का प्रयोग मृत गर्भ के बाहर निकाले हुए बाहु को काटकर निकालने के लिए किया गया है। चंदन के लिए मलय शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया, तो चंदन के लिए मलय शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया है। फिर सूची व्यापक 4 है, हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, तिर्यक छेदन और स्वगात्र छेदन। तो सूची व्यापक 4 है, हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, तिर्यक छेदन और स्वगात्र छेदन। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।